नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 का तीसरा लेसन हमारे अतीत का, जिसका नाम रहेगा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं पहले और उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला महत्वपूर्ण बिंदु है 12 अगस्त 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया था। और बंगाल की दीवानी जैसे ही उनके हाथ में आती अंग्रेज़ों के लिए तो ये एक बड़ी घटना थी उनके लिए। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक जो है अब बन गई थी। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कि 1865 से पहले कंपनी जो है वो ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और हमारे यहाँ से जो है कई महत्वपूर्ण जो वस्त्र थे और जो मसाले थे उनको खरीदती थी इसके बदले में। लेकिन जैसे ही उनके हाथ में बंगाल की दीवानगी आ जाती है, तो बंगाल के दीवान जैसे ही वो बन जाते हैं, तो अब वो क्या करने लग गए, वहाँ से जो सामान खरीदते थे, तो बंगाल का जो पैसा था वही सामान बंगाल के पैसे से ये कह सकते हैं कि दोबारा वही पैसा बंगाल के लिए इस्तेमाल करने लग गए। यानी अब अपने देश से उन्होंने जो है आयात जो सोने-चांदी का था वो बंद कर दिया था। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी संकट में फँसती गई, ठीक है? बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो संकट में फँसती गई और वहाँ के जो कारीगर थे, ठीक है? जो गाँव में काम करने वाले कारीगर थे, वो गाँव छोड़कर अब भाग रहे थे। क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को जो है वो कंपनी को जबरन बेचना पड़ता था। ठीक है, ये भी कारण था। और किसान अपना लगान जो है वो समय पर नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का जो उत्पादन है वो निरंतर गिरता जा रहा था, खेती जो है वो निरंतर चौपट हो रही थी। ये इसकी बहुत बड़ी वजह थी। अब अगला क्या कह रहा है कि 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की जो है वो मौत हो गई इससे। यानी बंगाल में 1770 में जो अकाल पड़ा था उससे कहते हैं कि बंगाल के 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। और इस अकाल ने लगभग 1 तिहाई आबादी जो है बंगाल की क्या कर दी? समाप्त कर दी थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ठीक है? और मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। ये स्थायी बंदोबस्त जो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया था, वो भी क्या है, ज़्यादा कारगर उनका साबित नहीं हुआ। तो कंपनी के अफ़सरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार जो हैं वो ज़मीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था, वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल रह जाता था, उसकी ज़मीन अब अंग्रेज़ जो है वो हड़पने लग गए थे। उनकी ज़मीन जो है वो नीलाम कर देते थे अंग्रेज़। अब है अगला टॉपिक। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, श्री श्याम क्लासेस नौहर, और वीडियो को पूरा देखिएगा। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात जो है वो बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे-धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में सुधार तो हुआ, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, ये बड़ा कारण था, क्योंकि उन्होंने स्थायी बंदोबस्त है वो लागू किया था। फिर महाल व्यवस्था जो है वो शुरू की गई। देखिए, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज़ों में महाल एक राजस्व इकाई थी, ठीक है? क्या थी? राजस्व एक इकाई थी राजस्व की, जिसको महाल नाम दिया गया। गाँव या गाँव का एक समूह होता था इसमें। तो किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित भी नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से जो है वो कर्ज़ा भी लेना पड़ता था। अगर वह लगान चुका नहीं पाता, तो उसे पुश्तैनी जो उनकी ज़मीन थी, वो हड़प ली जाती थी, उसको बेदखल कर दिया जाता था। एक ये भी टॉपिक है। अगला है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी ने बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में
दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ों को कोई लाभ नहीं हो रहा था। अगला टॉपिक है कि राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का ज़िम्मा जो है, वो ज़मींदार की बजाय अब गाँव के जो मुखिया लोग जो थे, जो गाँव के सरपंच थे, गाँव में उस समय मुखिया लोग होते थे, इस व्यवस्था को उन लोगों के हाथों में सौंपा गया और इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? इस व्यवस्था को नाम दिया गया महालवारी बंदोबस्त। क्या नाम दिया गया? महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला है ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो दक्षिणीय इलाके जो थे, वहाँ स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया, उसकी जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा और वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित की गई थी दक्षिणी क्षेत्र में, यानी भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र थे, वहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी और इस व्यवस्था को दक्षिणी क्षेत्र में क्या नाम दिया गया? दक्षिणी क्षेत्र में नाम दिया गया इसको रैयतवारी। क्या नाम दिया गया? रैयतवारी और इसको मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, मुनरो व्यवस्था इसी को कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसके कुछ प्रश्न हैं जो हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का जो दीवान है कब तैनात कर दिया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की जो दीवान है वो उनको बनाया गया? तो वो सन था 12 अगस्त। ठीक है, कौन सा था? 12 अगस्त। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने जो है बंगाल का दीवान उनको घोषित कर दिया। दूसरा प्रश्न है नील का पौधा। नील का पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो नील का पौधा है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है? किस अंग्रेज ने मालवारी व्यवस्था तैयार की और उसे कब लागू किया गया? यानी उस अंग्रेज का नाम बताना है और वो सन बताना है कि कब इसको लागू किया गया था। तो देखिए, इसके द्वारा कौन सा वो अंग्रेज अधिकारी था? उसका नाम था होल्ट मैकेजी। ठीक है ना? क्या नाम था? होल्ट मैकेजी उसका नाम था और कब शुरू कर दी? 1822 में। ठीक है? इसको लागू किया गया था होल्ट मैकेजी के द्वारा महलबारी व्यवस्था। ठीक है? याद रखिएगा महलबारी व्यवस्था 1822 में और होल्ट मैकेजी ने जो है इसको लागू किया। अब अगला प्रश्न, नील की खेती जो है वो कितने प्रकार की होती थी? यानी नील की खेती के प्रकार कितने थे? तो नील की खेती के जो प्रकार थे वो 2 थे। कितने थे? 2 थे। एक तो निज खेती थी और एक रेत खेती थी। ठीक है? निज खेती जो अपनी खुद की खेती होती थी और रेत खेती जिसमें कर्ज लेकर के जो है वो खेती की जाती थी। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसने, कब और कहाँ की? स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, किसने लागू किया और कब लागू किया और कहाँ किया? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया गया था, वो चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा जो है वो लागू किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रखिएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस ने और 1793 में बंगाल में इसको लागू किया गया था। मद्रास का गवर्नर कौन था उस समय में? तो मद्रास का गवर्नर जो है टॉमस मुनरो था। ये इंपॉर्टेंट आदमी है, याद रखिएगा इसको। मद्रास का गवर्नर कौन था? टॉमस मुनरो। अब अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए, दुनिया का नील उत्पादन कब आधा रह गया था? यानी वो कौन सा समय था जब नील का उत्पादन है वो दुनिया का क्या रह गया था? आधा रह गया था। तो देखिए इसमें नील का उत्पादन आधा कब हो गया था? 1783 से लेकर 1789 के बीच का जो समय था उसमें नील का उत्पादन है वो क्या रह गया था? आधा रह गया था। याद रखिए इसको। उसके बाद में अगला प्रश्न, 1865 में, 1865 की बात है, 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से किस वस्तु का आयात करती थी? तो 1865 से पहले की अगर बात करें तो वो ब्रिटेन से जो है सोना और चांदी इन चीज़ों का आयात करती थी और यहाँ से सामान खरीदती थी उसके बदले में। तभी तो भारत को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। लेकिन जैसे ही वो बंगाल में आए और बंगाल की दीवानगी उनके हाथ में लगी, वो दीवान बने, तो उसके बाद में बंगाल में उन्होंने बंगाल से ही पैसा कमाना शुरू कर दिया और वही पैसा जो है वो बंगाल पर दोबारा लगना शुरू कर दिया। उसी से वो सामान खरीदने लग गए। इसकी वजह से बंगाल में हालात बिगड़ गए। अब है अगला प्रश्न, ब्रिटेन द्वारा आयात कब किया गया? यानी ब्रिटेन के द्वारा आयात है वो कब कर दिया गया था? 1778 में। ठीक है। अब रीड और मुनरो जैसी
जातियों की क्या तर्क था, यानी रीड और मुनरो जो हैं उनके मन में क्या तर्क चल रहा था, क्या उनके विचार थे। तो देखिए उनका तर्क क्या था कि उनका यह तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त जो है वो करना चाहिए। कौन कहता है ये बात? ये कहता है रीड और मुनरो। दोनों ये कहते थे कि अगर हमें बंदोबस्त लागू ही करना है तो वो सीधे क्या है, किसानों के जरिए ही करना चाहिए। पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं वो, और राजस्व अनुकूल से पहले उनकी जमीनों का सावधानी पूर्वक क्या कर लेना जरूरी है, सर्वेक्षण करना जरूरी है, ताकि पता चले कि किस प्रकार की भूमि है और वहाँ क्या चीज़ें उपजाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 6 राज्यों में उगाए जाने वाले फसलों के नाम बताइए। किन्हीं 6 राज्यों में उगाए जाने वाले फसलों के नाम। तो उस समय क्या चीज़ चलती थी? तो देखिए उस समय में बंगाल में तो था पटसन, असम में चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना और पंजाब में गेहूं और कपास। ठीक है, ये खेती, ये फसलें थी। अगला है महाराष्ट्र में कपास और मद्रास में चावल। ठीक है, इनकी खेती वहाँ होती थी। और अगला प्रश्न है, बताइए साथ में आपको क्लास कैसी लग रही है। और आज अपना ये छोटी सी क्लास रहेगी, बहुत जल्द हम अपने इस टारगेट तक पहुंचने वाले हैं कि आपके जल्दी जल्दी जो है वो इतिहास के पाठ हैं वो कंप्लीट हो जाएं, और उसके बाद में आपके सभी और जो अन्य 3 किताबें और 2 किताबें रह गई हैं उनको भी हम ज़रूर ज़रूर पूरा करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त क्या था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती के लिए अंग्रेज़ों ने कानून बनाया कि इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, उनको मान्यता ये दी गई कि आज से जो है आप ही सारे कार्य जो है वो सँभालेंगे। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का ज़िम्मा जो है वो सौंपा गया था। किनको सौंपा गया? जो ताल्लुकदार थे या फिर उस समय के जो ज़मींदार थे, उनको जो है ये काम सौंपा गया था कि किसानों से आप लगान वसूल करेंगे और वह लगान आप जो है कंपनी के राजस्व को या कंपनी को जो वो राजस्व है आप चुकाने का कार्य करेंगे। उनको सॉरी उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि जो है वो स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। यानी उनको पहले से ये कह दिया गया था किनको? ताल्लुकदारों और ज़मींदारों को कि आपको इतनी राशि चुकानी है। अगर वो कम है तो अपने पास से चुकाएँगे, अगर ज़्यादा है तो वो चुकानी ही चुकानी है। ठीक है, ये क्या कर दी गई थी? स्थायी कर दी गई थी पहले से कि आपको इतनी राशि स्थायी रूप से लेके आनी है। तो इसी को क्या कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, ये थी स्थायी बंदोबस्त की कुछ शर्तें। तो ये थी हमारी क्लास। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी प्रकार से आपकी क्लासें जो है वो निरंतर लगती रहेगी। तो इस क्लास में आपको तीसरे पाठ का पूर्ण रूप से जो है वो अध्ययन करवाया गया है, और तब तक के लिए आगे और भी क्लासें आती रहेगी। उससे पहले एक बार फिर से चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए वीडियो, और वीडियो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।